औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 106 साल पुराने तारीखी और इंतहाई खूबसूरत सुंदर महल का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान राय बहादुर सुंदर दास चोपड़ा ने तामीर करवाया था। इस महल की तामीर 1915 से शुरू हुई और 3 साल के अरसा के बाद 1918 में मुकम्मल हुई। इस महल का कुल रकबा 3.5 एकड़ है और इस महल की उस जमाने में 3,90,000 रुपए के अखराजात से तामीर हुई। सुंदर बहादुर कैसे एक गरीब चौकीदार से अमीर तरीन शख्स बना और कैसे उसने मोहब्बत की खातिर इस महल को तामीर करवाया, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आए आपको इस महल का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये इस महल का पहले मेन गेट था और इस तरफ से एंट्रेंस थी। जब भी घोड़ों की बगियां और गाड़ी आती थी राम प्यारी की तो इस साइड से आती थी और ये उस ज़माने के बागात के बचे कुछ पौधे और ये जो है ईंटें ये भी इसी महल की पड़ी हुई है। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ जो ईंटों का भट्टा लगाया गया था सुंदरदास की जानिब से, ये उसकी ईंटें आज भी मौजूद है। काफ़ी बड़ा एरिया था, थोड़ा सा करीब से आपको दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है और इसकी 3 साल में तकमील हुई है और जब तकमील हुई है तो फिर 1918 की डेट लिखी गई। ये देखें, ये फ्रंट था और ये उसी ज़माने के पौधे आज भी मौजूद हैं। अब ये सारा खंडर बन चुका है, खस्ताहाल हो चुका है, इसमें जगह जगह दरारें बन चुकी हैं और मोस्टली इसका हिस्सा जो है ना वो गिरा दिया गया है। ये मेहमान खाना था और यहाँ से ये खुलता था दरवाज़ा। ये सारा इसका यहाँ पे स्क्रैप पड़ा हुआ है और ये इसकी छत देखिए कितनी खूबसूरत। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अब क्लोज कर दिया गया है इसकी खस्ता हाली की वजह से। ऐसे एक आध फैमिली इसमें अब रिहाइश पजीर है ऊपर वाले पोर्शन पे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं और अब जो इसका रास्ता है वो भी दिखा देता हूँ और अनकरीब इस सुंदर महल का नाम निशान ही मिट जाएगा क्योंकि इसको बहुत तेज़ी से गिराने का अमल जारी है। ये अब इसका रास्ता है। यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन साइडों पे हो रही है क्योंकि इसका मोस्टली हिस्सा वो बेच दिया गया है। जो इस सुंदर महल की ज़मीन थी ये देखें कितना खूबसूरत। और यहाँ से भी दरवाज़ा बंद है, दूसरी साइड से अंदर चलते हैं। मैं आपको अंदर से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं और शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। बाहर अंदर जाते हैं और अंदर से आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखें जी, काफ़ी अब इसमें चेंजिंग भी की गई है और ये कमरे थे सारे बंद, अब इनके अंदर सामान पड़ा हुआ है। और इसकी छत देखें, अंदर से सेम इसी तरह का है और अंदर से कुछ ज़माने के साथ साथ चेंजिंग भी की गई है। यहाँ से ये देखिए, ये सीढ़ियाँ मलाई मंजिल की जानिब जा रही है। मलाई मंजिल पे चूँकि फैमिली रिहाइश पजीर है इसलिए ऊपर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखें बिजली की वायरिंग सेम इसी तरह का सारा स्ट्रक्चर है अंदर से, बल्कि अंदर से अब तो चेंज करके मौजूदा ज़माने के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मायानाज जर्नलिस्ट अल्ताफ हसन ताहिर साहब। इन्होंने इस चोपड़ा फैमिली पे बहुत रिसर्च की है। आए इनसे हम इस सुंदर महल के बारे में मालूमात लेते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे और मेरे व्यूवर्स को इस सुंदर दास महल के बारे में भी बताएं और सुंदर दास बेसिकली कहाँ पे पैदा हुआ
और वो किस तरह के घराने से ताल्लुक़ रखता था, बेसिकली अमीर था या गरीब था, ये भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में इब्तदाई तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चोपड़ा जो है ये बंजाही खत्रियों की एक गोत है और चोपड़ा के नाम से जाना जाते हैं। ख़ानदान इंडिया में, पाकिस्तान में वसी पैमाने पर चोपड़ा हैं, ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन राय बहादुर सुंदरदास यहाँ डिंगा में 1878 में यहाँ डिंगा का एक महल्ला है। उस वक़्त उन्हें महल्ला सफ़ेद मंदिर कहा जाता था। अच्छा। आजकल वो महल्ला रहमानिया के नाम से जाना जाता है। सही। तो वहाँ पैदा हुए, एक गरीब से घर में पैदा हुए, लोअर मिडिल क्लास के घर में आप समझ सकते हैं कि पैदा हुए। सही। और वहीं आपने मिडिल का वर्नाकुलर जो इम्तिहान था वो पास किया। सही। वहीं रहते हुए, और उसके बाद उन्हें जॉब मिली सरदार हाकम सिंह हाई स्कूल में बतौर चौकीदार। सही। और रिसेस के दरमियान, तफरी के दरमियान वो बाहर अपनी चार्ट भी लगा लिया करते थे। उन्हें जो प्रिंसिपल साहब से डायरेक्टर थे सरदार कल्याण सिंह, उन्होंने खुसूसी इजाज़त दी कि आपकी चूँकि तनख्वाह सिर्फ 2 रुपये है, तो आप घर की आमदन के लिए यहाँ दोपहर को चार्ट का भी आपको इजाज़त दी जाती है, बेच लिया। वो चार्ट फरोख्त किया करते थे। सही। तकरीबन 7.5 साल तक उन्होंने वो बतौर वहाँ चौकीदार काम किया। सही। उनके जो दादा थे वो सिख दौर में उन्होंने सिखों के साथ यहाँ जो पंजाब की फतह हुई उसमें उनका किरदार रहा बतौर फौजी। तो सिख हुकूमत की तरफ से उन्हें 1.5 एकड़ ज़मीन, यहाँ हमारे उन्हें कोलियाँ चौक कहते हैं, एक मशहूर जगह है, वहाँ उन्हें 1.5 एकड़ बतौर इनाम दी गई जंग के खात्मे के बाद, सिखों की हुकूमत आने के बाद। तो वो 1.5 एकड़ ज़मीन वो गैर काश्तकार होने के बावजूद उनके नाम लगी और वो वहाँ जब तक रहे वो ज़मीन उनके पास रही। सही। तो फिर ये दौर आ गया कि जब सुंदरदास जवान हो गए थे तो वो ज़मीन का जो मालिया अभियाना हुआ करता था, सही, वो तकरीबन 4 माह का इनके बकाया था। सही। वो लगभग कहा जाता है कि तकरीबन 75 रुपये था। सही। तो जो नंबरदार थे, अब बहुत बड़े सियासी ख़ानदान से उनके ताल्लुक़ MPMN होते हैं, उस वक्त नंबरदार हुआ करते थे यहाँ के। तो उन्होंने उनको वहाँ बुला लिया, पकड़ लिया और दरख्त के साथ बांध दिया। अच्छा। और कहा कि जब तक आप हमारा 4 माह का मालिया अभियाना नहीं देंगे हम आपको यहाँ बांधे रखेंगे। उन्होंने बहुत सी कोशिश की। उनकी बीवी को पता चला जब 3 घंटे के बाद, उनका नाम खुशहाल दही था। अच्छा सर, इन पे तशद्दुद भी किया गया था? मैं बताता हूँ ना, बांध के जो रखा हुआ था उसके साथ, दरख्त के साथ। सही। तो जाहिर बात है कि अब तशद्दुद उसे तशद्दुद भी आप कह सकते हैं, उसी के ज़मरे में आ जाएगा। तो उनकी बीवी जो खुशहाल दही थी, उनका ताल्लुक जलालपुर जटा से था। सही। वैसे तो वो जाट सिख फैमिली से थी, लेकिन ये पहली बीवी थी। सही। तो उन्होंने कबूल कर लिया था हिंदू मज़हब। पहले वो सिख फैमिली थी। अच्छा। तो उन्होंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया हुआ था। तो उनकी फैमिली के ताल्लुक़ के हवाले से, कि फैमिली के रिश्तेदार थे दोनों, तो ये कमज़ोर थे, वो माली तौर पे मजबूत ख़ानदान था, इसके बावजूद खुशहाल दही की या शादी डिंगा में इनके साथ कर दी गई। वो मौजूद थी इनके पास उस वक्त। वो वहाँ गई, उन्होंने कहा इन्हें कि मैं जाती हूँ जलालपुर गई। तो उस वक्त वो 35 रुपये वहाँ से लेकर आई। सही। तो जब नंबरदारों को दिए तो नंबरदारों ने कहा कि नहीं, ये 35 रुपये नहीं, कम है, हमें 75 चाहिए। अच्छा। तो सुंदरदास ने कहा कि मैं ये 1.5 एकड़ जो ज़मीन मेरे नाम है, ये आप मुझसे ले लें तो मेरा जो मालिया अभियाना ख़त्म कर दें। अच्छा। तो नंबरदारों ने कहा कि नहीं, आप 35 रुपये हैं, हमें 75 रुपये चाहिए, लिहाजा 40 रुपये में हम ये ज़मीन खरीदते हैं। वो 1.5 एकड़ आज भी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मलकियत है। सही। तो वो नंबरदारों को दे दी गई और सुंदरदास परेशान होकर घर आए, बहुत ज़्यादा परेशान हालत में थे कि उसी दौरान जो रॉयल इंडियन आर्मी थी उसमें बतौर कॉन्ट्रैक्टर रामचंद्र सीबल, जहाँ डिंगा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। वो कोयटा में जहाँ हेड ऑफिस था इनका सप्लाई का, वहाँ रहते थे। तो वो घर आए हुए थे। ये सुंदरदास उनके पास गए और उन्होंने कहा कि इससे कोई जीना भी कोई जीना है, कि मुझे इतना बेइज्जत भी किया गया और मुझसे ये ज़मीन भी जो थी वो मैंने देनी, अबावत की ज़मीन थी वो भी देना पड़ी। तो यहाँ इस तनख्वाह में मेरा 2 रुपये में गुजारा नहीं होता मानो। सही। तो वो चूँकि मैं मिडिल पास थे और राय बहादुर दीवान बहादुर रामचंद्र सीबल उन्हें जानते भी थे कि बड़ा जीनियस बच्चा है। तो उन्होंने कहा चले आप कोयटा आ जाएं तो मेरे पास बतौर मुंशी काम करें। इस तरह वो कोयटा चले गए, शिफ्ट हो गए और वहाँ कोयटा उन्होंने लगभग 8 साल तक, 1914 तक वहाँ बतौर मुंशी काम किया। और इस दौरान में उनका इतना नाम वहाँ हुआ कि इदारों के जो आर्मी के जो हेड थे या जो वहाँ इंचार्ज थे, कर्नल साहबान या ब्रिगेडियर साहबान, वो उनसे बेहद मुतासर थे
कि इसी दौरान 1914 में रामचंद्र सीबल की इंतकाल हो जाता है, वहीं दिल के दौरे से 1913 के आखिर में उनका इंतकाल हुआ। सही। जब इंतकाल हो गया तो उधर जंग के, दूसरी आलमी जंग के जो थे वो माहौल बन रहा था। सही। तो वो कर्नल साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम कर देते हैं, आप अपने नाम कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो इस तरह 1913 के बिल्कुल आखिरी महीनों में ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया और 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो शुरू हो गई। सही। तो अब वो सप्लाई जो थी, जो पहले सिर्फ गंदम तक थी, अब सप्लाई में वो जूते भी और वर्दी भी सप्लाई करने लगे। सही। तो 16 तक जो इस जंग के दौरान उन्होंने वहाँ पर इतनी ज़्यादा सप्लाई की और इस तरीके से सप्लाई की कि न सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुतासर किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को साबित भी किया कि मैं एक बहुत बेहतर बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, इस दौरान में कहा जाता है कि ये उस जमाने के जो 4 बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, जी, उनमें ये शामिल हो गए, ये उनमें से एक हो गए। उनमें आप उसको कह सकते हैं, चूँकि जाहिर है कि अगर पूरे यहाँ से लेकर मिस्र तक के बॉर्डरों तक फैली, इटली तक फैली हुई जो फौज होती थी 8th इंडियन आर्मी, उनको उन्होंने गंदम सप्लाई करने का आप तसव्वुर कर ले कि उनकी तादाद उस वक्त कही जाती है कि 4 लाख से ज़ायद थी। तो 4 लाख अफराद को जो गंदम सप्लाई खाने के लिए करनी होगी, तो जाहिर है कि छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं होगा। फिर वो शूज़ भी जो फौजी थे वो भी सप्लाई करते थे और वर्दी भी सप्लाई करने लगे थे। तो इसलिए उनका शुमार पाकिस्तान के 4 बड़े कॉन्ट्रैक्टर में, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर में होने लगा था। इस दौरान जंग अजीम भी लगी। जंग अजीम लगी ना, 1914 से लेकर 16 तक उसी जंग में ही थे, उन्हें रकम मिली, बहुत ज़्यादा अमीर हुए। अच्छा। तो जंग के खात्मे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राय बहादुर का खिताब दिया। राय बहादुर खिताब से आप यूं समझ लें कि गुजरात में जो उस वक्त अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनके सामने कुर्सी पर सिर्फ 3 अफराद बैठ सकते थे। एक हमारे जमींदारा कॉलेज बनाने वाले, जो गुजरात है बनाने वाले, सर जफरुल्लाह साहब थे, वो थे नवाबजादा साहब, एक सर के खिताब के साथ वो बैठ सकते थे। एक तारड़ फैमिली से गुलाम रसूल तारड़ साहब थे, वो बैठते थे, और एक हिंदू फैमिली थी या पाड़िया वाली की, उनके वो हिंदू 3 अफराद सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के सामने कुर्सी पर बैठ सकते थे। उन्हें कुर्सी नशीन कहा जाता था। बाकी किसी तो चौथे सुंदरदास चोपड़ा थे जिन्हें वो कुर्सी नसीब हुई और वो कुर्सी पे बैठा करते थे। तो आप अंदाजा कर लें कि उन्हें यहाँ वो क्या मकाम मिला। अच्छा सर, इन्होंने वो क्वेटा में भी सुना है महल बनाया था। अच्छा, वो इसमें जरा इसके ये तीनों महल थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इकट्ठे शुरू होते हैं। एक क्वेटा वाला, दूसरा एक वो इधर आए, उन्होंने ये जमीन खरीदी। ये जमीन लगभग अगर इनकी सारे प्रोजेक्ट जितने हैं डिंगा के ये मिलाए जाएं तो तकरीबन 1 मुरब्बा ये बनती है जो महल के गिरदोनवा में है। सही। और जिसमें महल था सिर्फ खालिस्तान ये जगह 1.5 एकड़ थी। सही। और इसके अलावा इनकी डिंगा में 3-4 मुरब्बे जरी जमीन भी थी जो उन्होंने बाद में खरीदी। तो जब वहाँ से वापस आए तो इस दौरान में चूँकि जंग के दौरान बरतानवी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे, उन्हें सरमाए की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो उनकी सरकारी मलकियत की ज़मीनें थी वो बेचना शुरू की। तो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में वार बटन नाम का एक मशहूर कस्बा है, वहाँ पे 200 मुरब्बा अराजी राय बहादुर सुंदरदास ने 3.5 लाख रुपए में खरीद ली। वो खरीद कर वहाँ उन्होंने फिर उसके कुएँ बनवाए और उसको काश्त करना शुरू किया और फिर वहाँ से गंदम लेकर वो सप्लाई करते रहे। अपनी गंदम उन्होंने शुरू। यहाँ भी वो 3 मुरब्बे ज़मीन है उनके नाम, वो भी मल्ला सुंदरपुर ही है। तो उसमें भी वो जो वहाँ भी ज़मीन थी, ये भी काश्त होती थी, ये भी काश्त होती थी, सारी काश्त करके अपनी काश्त करके वो गंदम सप्लाई किया करते थे। वो जब अमीर हुए यहाँ आए तो उन्हें वो दिन नहीं भूले थे कि यहाँ के चौधरियों ने और वहाँ के उनके साथ क्या सलूक किया था। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ एक खूबसूरत घर बनाऊँ। सही। तो ये फिर 1915 में उन्होंने ये सुंदर पैलेस, ये जो मशहूर है, इसे बनाने का शुरू किया सिलसिला। दूसरी जंग अजीम में चूँकि बहुत ज़्यादा फौजी गए थे बैरून मुल्क ब्रिटिश आर्मी में, तो वो वहाँ से पैसे भेजते थे तो रकमें बहुत ज़्यादा आती थी, तो लाहौर से जाकर बैंकों से लेना पड़ती थी। तो उन्होंने फिर लाला केदारनाथ के साथ जो गुजरात के बहुत मिलकर पंजाब सर्विसेज कोऑपरेटिव की बुनियाद रखी। तो इस दौरान में ही सर्विस कोऑपरेटिव के दौरान में ही पीछे से उनके 2 बेटे पैदा हो चुके थे और बड़े हो रहे थे। यहीं उनका सरदार, ये सामने उन्होंने एक स्कूल बनाया था यहाँ सुंदरदास हाई स्कूल के नाम से। अब भी उसकी ओरिजिनल बिल्डिंग मौजूद है, कुछ उसमें थोड़ी सी रेनोवेशन हुई है लेकिन असल हालत में मौजूद है। वो बोर्ड भी मौजूद है उसका जिस पे उनका वो इफ्तिताह हुआ था संगे बुनियाद। ये पहली बीवी से बच्चे थे। ये पहली बीवी से बच्चे थे। बड़े बेटे उनके हवेली शाह के नाम से जाने जाते हैं, वैसे हवेली लाल चोपड़ा थे वो। सही। दूसरे जो सरदारी लाल थे वो भी चोपड़ा थे। 2 बेटे थे। बड़े बेटे थे वो इनकी जिंदगी में तो वो अभी पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर वो रॉयल एयरफोर्स में बतौर मुलाजिम गए और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर वो 1947 तक यहाँ मौजूद रहे और फिर यहाँ से इंडिया जाकर रिजाइन कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू किया। वो 2 बेटे थे, एक बेटी थी इनमें से
सुंदरदास से। इस दौरान में ये जब लाला केदारनाथ के साथ मिलने के लिए व मीटिंग के लिए सरकारी अफसरान के साथ डिप्टी कमिश्नर मीटिंग में जाते या फंक्शन में जाते थे तो राम प्यारी पे इनकी नज़र पड़ गई। राम प्यारी वहीं काबली गेट के एक अच्छे सरमायादार थे, बहुत बड़े तो नहीं, मुतवसत दर्जे के सतह थे, उनकी बेटी थी और उस वक्त तक उन्होंने एफए का इम्तहान पास किया था जब बहुत कम लड़कियां एफए करती थी, मैट्रिक से आगे कोई जाती नहीं थी, मैट्रिक का इम्तहान भी यूनिवर्सिटी लिया करती थी। तो उन्होंने एफए किया, बेंटेड कॉलेज यहाँ बना हुआ था, यहाँ से उन्होंने एफए का इम्तहान मुकम्मल किया। शी वॉज वेल ड्रेस्ड और बड़ी खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी, सफ़ेद साड़ी उनका पसंदीदा लिबास होता था। वो जो सरकारी ऑफिशियल जो होती थी बड़ी तकरीबात उनमें बुलाई भी जाती थी, तो सुंदरदास की उन पे नज़र पड़ गई। अच्छा, तो सुंदरदास ने उन्हें दिल दे दिया। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले वो लाला केदारनाथ जिनकी बीवी फौत हो चुकी थी, उन्होंने भी शादी के लिए कहा था लेकिन उस खातून ने इनकार कर दिया था, क्योंकि लाला केदारनाथ का जो रुझान था वो इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपने बेटों के नाम हसन राम और हुसैन राम रखे हुए थे, बेटों को कुरान पाक भी पढ़ाया था। तो ये हिंदू थी तो इनमें एक फितरी नफरत थी कि ये इस्लाम की तरफ जो हो गए हैं। तो जब उन्होंने रिश्ता भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया राम प्यारी। सही। तो फिर सुंदरदास साहब ने उन्हें पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बड़े अच्छे तो लगते हैं लेकिन आपकी पहले शादी हो चुकी है। तो उसके बारे में जो रिकॉर्ड्स गुजरात के हैं उस शादी के रजिस्ट्रेशन के, उन दोनों ने, चूँकि हिंदू धर्म में एक बीवी के होते हुए मर्द दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी उस वक्त के कवानीन में भी और आज के कवानीन में। सही। तो इसलिए उन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके अपना नाम मुनव्वर हुसैन, उनका नाम रज़िया बीबी रख के अपना निकाह नामा कोर्ट में रजिस्टर करवाया। अच्छा। और शादी करने के बाद फिर बाद में वो हिंदू ही रहे। सही। तो शादी कर ली तो वो खातून जो थी उनके साथ उनकी शादी जो हुई जब उनकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। सही। कुछ 21 दिनों से कम कह सकते हैं, 21 साल से कुछ दिन कम थी। सही। लेकिन 21 साल लगभग कहा जाता है। सही। मेरी उनसे मुलाकात हुई इंडिया में विजिट के दरमियान, राम प्यारी से बुजुर्ग हो चुकी थी। अच्छा। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 21 साल थी और ये राम प्यारी ने आपको खुद बताया। और अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी उम्र 21 साल जो लिखवाई गई उसमें 4 साल मेरे वालिद ने ज़्यादा लिखाए थे कि उस वक्त प्राइमरी में दाखिला की उम्र 6 साल हुआ करती थी। तो मैं तकरीबन 3.5 साल की दाखिल हो गई थी प्ले ग्रुप में, तो मेरी ओरिजिनल उम्र 21 साल नहीं थी। अच्छा। ओरिजिनल उम्र मेरी 16 साल थी। सही। तो लेकिन मेरी 21 साल जो रजिस्ट्रेशन पे है, निकाह रजिस्ट्रार में जो लिखा वो 21 साल लिखा गया और मुझे 21 साल का गया, तो मेरी शादी हो गई उनसे। सही। तो जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त जो लाला केदारनाथ थे उनके पास सफ़ेद बग्गी हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत सी, उसके आगे 4 घोड़े थे जिसमें वो शहर का विजिट किया करते थे। सही। ऐसे जिधर जाना होता था तो लोग शहर वाले बड़े उससे मुतासर होते थे। तो राम प्यारी ने एक दिन कहा सुंदरदास से कि कितनी खूबसूरत बग्गी है। उन्होंने कहा ये तो बग्गी है, तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदता हूँ। तो उन्होंने फोर्ड की कार, गुजरात की चौथी कार है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। अच्छा। जो फोर्ड की कार थी वो उनके लिए उन्होंने खरीदी। तो अब वो उस पर डिंगा कैसे आया करें, ये एक मसला बन गया। सही। तो उसके लिए इन्होंने फिर ऐसा किया कि गवर्नमेंट से और जमींदारों से ज़मीन खरीद के रास्ते की, या डिंगा से गुजरात रोड जिसे आप हम कहते हैं डिंगा गुजरात रोड, इसको राम प्यारी रोड के नाम से सोलिंग का बनाया। इसके लिए 4 भट्टे यहाँ से गुजरात तक लगाए गए जहाँ ईंट बनती थी इनकी और उस पर लगाई जाती। उसके अब भी 4 मकामात पर टोपा आदम में और भैंस के करीब वो उनके वो जो निगरानी सड़क के करने वाले छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ पे वो उनके मुलाजम बैठकर उसकी निगरानी करते थे इंजीनियर। और यहाँ उसको राम प्यारी सरकारी कागजात में वो आज भी राम प्यारी रोड है और गुजरात से शुरू होती है राम प्यारी रोड। गुजरात में तो राम प्यारी रोड गुजरात के आखिर तक अभी तक लिखा उसे राम प्यारी रोड ही कहते हैं। सही। लेकिन वहाँ आगे से आने के बाद अब वो डिंगा गुजरात के नाम से जानी जाती है, वैसे उसका नाम राम प्यारी रोड है। वो उन्होंने बनवाई और उस फोर्ड कार में बैठकर राम प्यारी उस वक्त आई जब 1.5 साल का बच्चा उनके पास हो चुका था, उनका सुंदरदास। इधर आई सुंदरदास से हो चुका था 1.5 साल का बच्चा, इस महल में आई, वो यहाँ आई। सही। तो यहाँ पर एक जो फैमिली उनकी में बयान किया जाता है और जहाँ हमारा यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का रिकॉर्ड है सही, उसके मुताबिक उनका 1.5 साल का बच्चा था, अमेश चोपड़ा। अच्छा। और उसकी मौत हो गई यहाँ इसी लान में, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ करीबी लान में उनकी मौत हो गई। और मौत की वजह लिखी गई कुत्तों का काटना, कि बच्चे को कुत्तों ने बमोड़ दिया। असल में कहा जाता है कि जो खुशहाल दई उनकी पहली बीवी थी वो उस वक्त एजेड हो चुकी थी, ये खुद 45 साल के हो चुके थे उस वक्त शादी के वक्त सुंदरदास। तो जाहिर है इनसे वो 4 साल बड़ी थी। सही। तो 48-49 साल की कुड़ी थी, बुजुर्ग हो गई थी। सही। और राम प्यारी बहुत खूबसूरत भी थी, वेल एजुकेटेड थी। सही। उसके मैनर थे महफिलों में जाने के। तो वो सुंदरदास अपना ज़्यादा वक्त उन्हें देते थे
और जो पहला 1.5 साल था उन्हें अपने साथ उन्होंने कोयटा में, जहाँ उन्होंने अपना सुंदर महल भी बनाया हुआ है, सुंदर गार्डन भी है, वहाँ सुंदर दास की तरफ से पानी की बहुत सारे कुएं खुदवाए गए, उनके ऊपर बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई गई, वो भी आज तक मौजूद हैं, वहाँ अभी तक मौजूद हैं। और वो फिर चूँकि राम प्यारी उनके पास रहती थी और खुशहाल दी जो पहली बीवी थी वो यहाँ अपने बेटों के साथ रहती थी, तो फितरी तौर पर उन्हें एक शदीद जलन महसूस होती थी उनसे। तो जब वो बेटा लेके आई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटों के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन गया। तो एक फैमिली के अंदर भी, और यहाँ डिंगा के जो बुजुर्ग थे आज 1985 तक जो जिंदा रहे, वो कहते थे कि उन्होंने जो घर के कुत्ते थे रखवाली वाले वो छोड़ के उस बच्चे को कटवा दिया, अच्छा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद राय बहादुर सुंदर दास को भी इल्म हो गया कि इसने मरवाया है, सही समझ गया, सही। लेकिन चूंकि बेटे बड़े हो चुके थे और उससे जो बेटा था वो मर गया था, तो सुंदर दास ने फिर उस नाराजगी का इजहार करते हुए मुस्तकिल तौर पर कोयटे चले गए। कुछ अर्सा उसको साथ रखा राम प्यारी को, फिर उनको ख्याल आया कि ये तो यहाँ कोयटा में तो नहीं रहनी चाहिए, इसे अपने गुजरात में होना चाहिए, सही। तो गुजरात में फिर उन्होंने केदारनाथ की जितनी कोठी थी उससे ज्यादा मालियत की, उनके बिल्कुल करीब ही गुजरात फुआरा चौक के थोड़ा सा जाएं तो राम प्यारी महल बना दिया, सही। वो उसके लिए राम प्यारी के बुलाया, उसका नाम भी यहाँ जैसे इसके ऊपर सुंदर पैलेस लिखा हुआ है, सुंदर महल, उसके ऊपर राम प्यारी महल लिखा हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसे म्यूजियम बना दिया उस पैलेस को, बेहद खूबसूरत बिल्डिंग है, रेनोवेशन भी उसकी हुई है, अब थोड़ी सी और रंग छंग गया, उसके ऊपर से मिट्टी मिला, वो भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे। बहुत खूबसूरत है राम प्यारी महल, और वो जिससे गुजरात की तारीख का म्यूजियम बना दिया गया। अच्छा सर, इनकी राय सुंदर बहादुर की जो है वफात वो किस तरह हुई है? हाँ, ये एक जो कोयटा के जो थाने में FIR दर्ज है, अच्छा, उसके मुताबिक, और पिछले दिनों उनके पोते बंटी चोपड़ा की अहलिया, जहाँ उन्होंने डिंगा सुंदर पैलेस का विजिट भी किया था, सही है। और उनसे भी दोस्तों ने, मीडिया वालों ने सवाल किया कि ये अल्ताफ साहब की एक तहरीर में ये लिखा हुआ है कि राय बहादुर सुंदर दास को उनकी पहली बीवी ने इस दूसरी शादी के जलापे में जहर देकर मार दिया था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये दुरुस्त है, हमारे ख़ानदान में यही कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने उसकी तायीद की, और तायीद ना भी करती तो FIR मौजूद है, हमारी किताब में इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे, प्रिंट होगी। आपकी किताब का नाम क्या है? जी, डिंगा तारीख तमद्दन और सकाफत। ठीक हो गया। एक है इस हवाले से 2 जिल्दों में, उसकी दूसरी जिल्द में डिंगा की जातें, गोतें और बरादरियाँ शामिल हैं। सही हो गया। और फिर इनकी डेड बॉडी वहाँ से इधर लाई गई? ये वहाँ गई, हुआ ये कि चूँकि वो मुस्तकिल तौर पर बीवी को लेकर या वहाँ से आते थे तो गुजरात में रह के वहीं से चले जाते थे नाराज़ होकर, तो ये बड़ी नाराज़ हुई। यहाँ उन्होंने मैनेजर छोड़े हुए थे, जो उनके जो काम होते थे यहाँ फ्लाई खिदमत के और ज़मीनों के और रिकॉर्ड के, वो देखते थे। वो गुजरात में ही रात 2 रहने के बाद वापस कोयटा चले जाते थे। तो सुंदर पैलेस के इस रवैये से जो उनकी पहली बीवी थी वो बेहद जलन महसूस करती थी। उनके बड़े बेटे थे हवेली शाह, वो जब कामरा में यहाँ एयरफोर्स में थे, रॉयल इंडियन एयरफोर्स में, तो वहाँ से उन्होंने एक ड्राइवर लिया, उसका नाम चूनी लाल था, सही। वो उस ड्राइवर को साथ लाए, और यहाँ चूँकि उनकी माँ और छोटा भाई अकेले होते थे, तो उन्होंने एक गाड़ी और वो ड्राइवर उनको अपनी माँ को दे दिया। तो वो 5 साल यहाँ रहा खुशहाल देही के साथ इस सुंदर पैलेस में, सही। तो खुशहाल देही के साथ और उनके बड़े बेटे हवेली शाह के, उनके साथ ड्राइवर के साथ बड़े बरादराना और बड़े प्यार के ताल्लुक थे। अच्छा, सुंदरदास साहब अचानक एक दिन यहाँ आए, या उन्होंने गुजरात जाना था, तो वो गाड़ी लेके गुजरात जाने के लिए कहा ड्राइवर दें मुझे, तो उन्होंने वो ड्राइवर दिया। तो उनकी ड्राइविंग और वो महारत देखकर और उनका सारा रवैया सा देखकर दरवाज़ा खोलने को बड़ा मुतासर हो, उन्होंने कहा चलो चुनी लाल अब तुम मेरे साथ ब्रिज कोयटा चलो, मैं इनको नया ड्राइवर दे देता हूँ। उनको नया ड्राइवर दे दिया और चुनी लाल को लेकर चले गए वहाँ। अच्छा। लेकिन चूंकि वो जागीरदार जिस दर्जे के हो चुके थे, अमीर आदमी या सरमायादार या बिजनेसमैन या खताब याफ्ता अंग्रेज़ के, और अंग्रेज़ के चहीते हो चुके थे, तो उन्हें ये आम आदमी की थोड़ी सी गलती पे भी गुस्से में आ जाया करते थे। तो उन्होंने फिर 1-2 मरतबा चुन्नी लाल को भी बड़ा लोगों के सामने बड़ी बुरी तरह बेइज्जत किया, सही, और उसकी बड़ी बेइज्जती की, जिससे उसके दिल में भी उनके खिलाफ एक, चूँकि उन्होंने खुशहाल देही का और उनके बड़े बेटे का जो रवैया था उसको सोचा और इसको सोचा और फ़र्क महसूस किया। तो इस दौरान में अचानक दिवाली का एक फंक्शन आता है, तो वो अपने बेटों और इस बीबी को भी कोयटा में बुलाते हैं। राम प्यारी पहले भी वही हैं, रही उनके पास गई हुई थी, पहले गई थी, 10 दिन पहले की गई हुई थी। तो वहाँ पे ये रहते हैं, और रहने के दौरान वो चुनी लाल रोज़ाना रात को 1 गिलास दूध का सोने से पहले सुंदरदास को दिया करता था। उस पर उनको एतबार था, वो दिया करता था। तो कहा जाता है उनकी फैमिली में भी और उस FIR के मुताबिक भी
कि उसने राम प्यारी ने उसे बड़ी रकम का लालच दिया और कहा कि इसके जाने के बाद ये तमाम दौलत हमारी और हमारे बेटों की हो जाएगी। राम प्यारी के पास तो बच्चा है ही कोई नहीं, तो ये हमारी ही हो जाएगी, इसको चलो वो राम प्यारी माल मिल जाएगा उधर वाला हिस्से में, बाकी तो हमारा ही है। तो मैं तुमको 5 किलो सोना दूंगा इनाम के तौर पर। वो भी गुस्से में भी था और लालच में भी आ गया चुनी लाल, तो उसने रात को जहर दे दिया इन्हें उसमें, और सुबह सुंदरदास की कमरे से मौत मिली। लेकिन चूंकि उनके मुंह से वो झाग खसूसी तौर पर निकली थी, तो जब पुलिस आई तो बहुत बड़ा आदमी था, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर था, ऐसी है, तो पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उन्हें संखिया दिया गया है, जहर दिया गया रात को। तो फिर उसकी वहाँ कोटा सरियाब रोड पर एक थाना है, उसमें इस केस का पर्चा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उसको दर्जा अव्वल का मुल्ज़म करार दिया गया और 124 अलफ उस वक्त होती थी, जिसे अब 109 कहते हैं, मशावरत मुशीर मशवरे में इसको रख लिया गया खुशहाल दई को। अच्छा। उसके बयान पर तो चूंकि उनका बेटा रॉयल इंडियन एयर आर्मी में लेफ्टिनेंट सब ने, उसने अपनी अप्रोच लड़ा के और कुछ दीगर उसके जो फैमिली टर्म्स थे उनके साथ उन्होंने मेहनत करके अपनी वालदा को निकलवा लिया। लेकिन चुनी लाल को 24 साल की उम्र कैद लाइफ सेंटेंस हुई और वो उम्र कैद तक वहीं रहा। वो रोता रहा बाद में, लेकिन यहाँ खुशहाल दई ने उसके जो बच्चे थे चुनी लाल के, उनके तमाम अखराजात उठाए रखे और सारी जिंदगी उनकी परवरिश की। डिंगा ही ले आई उन्हें, वो डिंगा में यहाँ परली तरफ क्वार्टर हुआ करते सर्वेंट, उन्हें अच्छा क्वार्टर उन्हें दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया भी, यहाँ खिदमत भी की उनकी। फिर राय बहादुर की जो लाश है वो राय बहादुर वहाँ से स्पेशल ट्रेन से डिंगा लाई गई और यहाँ जितने नंबरदार थे, यहाँ हमारे खान बहादुर भी थे, खान बहादुर गुलाम सरवर खान, वो भी खिताब याफ्ता थे, और जो वायसराय की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसे अब हम कौमी असम्बली कहते हैं, उसमें MLA भी थे, वो यहाँ के बड़े जागीरदारों में से थे। उनकी औलादें आज भी यहीं रहती हैं, सारी उनकी फैमिलियाँ यहीं हैं। तो उनको और ये जो कोलियाँ शाह हुसैन साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे हैं मियाँ अफजल याद साहब, इनके वालिद, इनके जो दादा थे मियाँ ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब, उनको कहा नंबरदार साहब को कि आप जाएँ और रेलवे स्टेशन पर उसी आदमी को खुशामदीद उसकी लाश लेकर आए। तो फिर ये सारे उसकी लाश यहाँ से लेकर आए और यहाँ हमारा मरघट था, यहाँ डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, ये हिंदुओं का मरघट हुआ करता था। यहाँ उसकी लाश को जलाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के बड़े रऊसा और बड़े हिंदू बिजनेसमैन सारे उसमें शामिल हुए। तो यूँ एक बड़ी कहानी 1921 में एक बहुत बड़ी कहानी जो थी वो ख़त्म हो गई, जब उनकी उम्र सिर्फ 47-48 साल, 49 साल के करीब थी। सरकारी रिकॉर्ड में 48 साल करार दिया गया है उनकी डेथ के वक्त। तो राम प्यारी कहती थी कि वो उस वक्त 45 साल था, मुझसे जब शादी हुई उसकी उम्र 40 साल थी। अच्छा। लेकिन रिकॉर्ड शादी का जो है उसमें लिखी हुई थी कि शादी के वक्त इनकी उम्र 45 साल थी। तो इस तरह फिर 5 साल बाद अगर मरते हैं तो 49 या 50 साल के थे, लेकिन राम प्यारी कहती है कि उस वक्त 48 साल के थे जब उनकी डेथ हुई। सही। बहुत शुक्रिया जी। आए आपको थोड़ा सा महल का भी विजिट करवाते हैं। आए जी, इस साइड से महल के अंदर एंटर होते हैं और अंदर से आपको विजिट कराते हैं। अच्छा, ये पहला रूम है और ये उसी ज़माने का ड्रेसिंग टेबल है, आप देखें अपनी असली हालत में मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त ये रूम तामीर किया गया, ये देखें। और इस साइड से मैं अंदर एंटर हूँ। अच्छा, इसकी छत भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेंटिलेशन के लिए सुराख, और छत बड़ी इसकी ज़बरदस्त और खूबसूरत और मजबूत, आज भी बड़ी अच्छी हालत में, लेकिन जो दीवारें हैं उसमें काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं। और इस साइड पे मैं दिखा दूँ आपको, ये अब इन्होंने वाशरूम बना लिया है, वैसे एक छोटा सा स्टोर था, और ये मेन हॉल है, आप इसको डाइनिंग हॉल भी कह सकते हैं, और अब इसको डाइनिंग हॉल के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। और बहुत ही कुशादा ये हॉल है और बड़ी ही ज़बरदस्त छत। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये ऊपर जो 3 कुंडे लगे हुए हैं, इसके ऊपर पंखा लगा हुआ था जो एक रस्सी से झुलाया जाता था, और रस्सी की डोरी वो खींचते थे और पंखा हवा देता था। अच्छा, ये बैक साइड है, बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाल है और
यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और इस साइड से भी आप देखें पीछे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शोर शराबा बड़ा। दरवाज़ा बंद करते हैं और आपको ले चलते हैं आगे। अच्छा, ये अब इन्होंने अपना सामान भी रखा हुआ है। इस साइड से मैं पहले आपको दिखा दूं, ये भी एक कार्नर वाला रूम है और बिल्कुल सेम उसी तरह का, बहुत ही खूबसूरत। इसकी सफाई सुथराई बड़ी अच्छी और मुझे पसंद आई। लेकिन जो इसकी दीवारें हैं उसमें दरारें बन चुकी हैं बाहर से, और ये देखें कैसे ये खूबसूरत शीशों का इस्तेमाल। यहाँ पे अब फर्नीचर रखा गया है और इस रूम का भी मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। इसमें लाइट नहीं है, अपनी ही लाइट से हम गुजारा करते हैं। अच्छा, इसकी छत देखें, बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी। ये कार्नर तीसरी आप इसको कह लें, ये तीसरा कार्नर है। अच्छा, आगे चलते हैं और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन मेहमान खाना था। ये बाहर से मैंने आपको दिखाया और अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे ये कैप्टन हमीदुल्ला, ये उनकी तस्वीर है, कैप्टन हमीदुल्ला। इनको ये महल क़याम पाकिस्तान के वक्त अलाट हुआ और उसके बाद अब ये रॉ फैमिली में चलता आ रहा है। ये जो पड़ा हुआ है, ये सोफ़ा एक छोटा सा आप इसको कह लें, ये उसी ज़माने का है। बाकी जो सामान है ये बाद में यहाँ पे रखा गया है, बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा और मुझे पसंद है ये महल। अच्छा, इसकी छत देखें, ये भी उसी ज़माने की है, उसी ज़माने की सीलिंग और ये ग्लोब, पंखे वगैरह बाद में लगाए गए हैं। बहुत ही सफाई और सुथराई यहाँ पे नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये इस महल के अब मौजूदा मालिक राव अमीर हमजा साहब, और ये हमें विज़िट करा रहे हैं। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। सुंदर महल की बैक साइड पे ये वाइट महल है और ये राय बहादुर सुंदर दास की वसीयत के मुताबिक तामीर किया गया था। अब इसका ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो चुका है, सिर्फ ये एक इसकी नुक्कड़ बाकी है और अंदर से इसकी छतें तक गिर चुकी हैं, अंदर जाना मुमकिन नहीं है खस्ता हाली की वजह से। ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये सारा अब तबाह हो चुका है। अच्छा, ये इस सुंदर महल का बैक साइड का हिस्सा है और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको विक्टोरियन तर्ज तामीर और हिंदुस्तानी तर्ज तामीर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि इसको तामीर करने के लिए हिंदुस्तान से और इंग्लैंड से कारीगर मंगवाए गए थे और इसको तामीर करवाया गया था। ये इसका साइड जो आप देखें और ये ऊपर जी बिल्ली भी बैठी हुई है। अच्छा, मुझे देख रही है। यहाँ पे पौधे लगे थे जो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये मेरी इस सुंदर दास महल की आखिरी वीडियो है और बहुत जल्द इसको गिरा दिया जाएगा। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त इस महल के मालिकान इसको हमेशा के लिए छोड़ के तिहाड़ इंडिया मुंतकिल हो गए और ये महल राव फैमिली को अलाट हो गया। बिलाशुबा ये एक तारीखी मकाम है और अगर आप भी तारीख से मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी इसका विज़िट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील खारियाँ के इलाके डिंगा में रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ है। आप यहाँ पर आकर माजी के झरोकों में खो जाएंगे। यहाँ आकर आप इसके मालिकान से इजाजत लेके इसको विजिट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।